आपके शहर की जो खुसूसियात हैं और आपके शहर को बहुत बदनाम करने की भी कोशिश की गई है अलग अलग मौक़ों पर, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट करा के, जबकि सबको पता है वो कौन से लोग थे और कौन सी नफरत की राजनीति करने वाले लोग थे जिन्होंने इस शहर का जो है माहौल ख़राब किया। पिछले वक्त आपने पिछले साल देखा होगा कि 12 नवंबर को यहाँ पर क्या हुआ, वो सबके सामने है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज एनसीपी जो अपने आप को जो है बहुत ही सेकुलर राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं, अबू आसिम आज़मी साहब उनके पास गए, उन लोगों की जो है आवाज़ उन्होंने उठाई और उन लोगों का जो है मुद्दा उन्होंने सामने रखा, लेकिन एनसीपी का होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मालेगांव की लोगों को उनकी असलियत बताना चाहता हूँ। आपके पास वीडियोस फोटोज आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ये असलियत है एनसीपी की। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप मालेगांव में पिछली बार 2 या 3 महीने पहली बार आया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आखिर क्यों ही मुसलमानों के इलाकों में सड़कें क्यों नहीं होती, आखिर क्यों जो है मुसलमान जो है वो बहुत ही पसमानदगी में जिंदगी बिताता है। आप जाके देखिए कौन सी ऐसी सड़क है मालेगांव में, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन हम कभी के लिए आते हैं। आपका ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ये बना ही जा रहा है, ये तो मोदी जी के 15 लाख की तरह हो गया, मुझे लग रहा है बन के ही खत्म नहीं हो रहा। इस तरह के जुमलेबाजी जो मालेगांव ने बहुत कुछ पिछले वक्त में खोया है। और मैं अपने नेता अबू आसिम आज़मी साहब, बहुत सारे लोगों को इस बात का पता होगा, चाहे वो 2002 के बम ब्लास्ट हों, 2002 के फसादात हों, 2006 के बम ब्लास्ट हों, उन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की, यहाँ तक रोजगार से दिलाने के लिए पर्सनल हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। तो अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो, और आप ये देखिए कि कुछ लोग जो है मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं और जिनके 2 एमएलए भी हैं, एक धुलिया में और एक मालेगांव में। क्या आपने कभी ऐसे मुसलमानों के मसाइल पे उनको असेंबली में किसी से लड़ते भिड़ते देखा है? क्या आपने देखा है इन दोनों? और हमारे 2 एमएलए हैं, एक अबू आसिम आज़मी साहब हैं, एक रईस शेख साहब हैं। आप देखिए, आप उठा के देखिए, मुसलमानों के इलाकों में ये ड्रग्स की समस्या क्यों ज़्यादा है, इस बात को लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी एक साजिश है। ये पैटर्न जो है वो अमेरिका से लाया गया है। अमेरिका के अंदर ब्लैक्स लोगों के जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्याएं होती हैं। हमारी मुसलमान नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद किया जाए, इसके लिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और सबको, आप लोग क्योंकि मारूफ हैं और सब आपको पता होगा कि किस तरह से एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो बड़ी जरखेज़ है। इस तरह की साजिश रचने वालों को हम लोगों को हराना है। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो भी दबे कुचले लोग हैं, कहीं से भी जहां हमें लगता है किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी जो है उनका आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मालेगांव आपके ज़रिए से मालेगांव की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अबू आसिम आज़मी साहब ने एक मुहिम छेड़ी है कि मुझे मालेगांव में, और वो अक्सर इस बात को बोलते हैं कि एक पैर मेरा बम्बई में और दूसरा मालेगांव में, तो वो बहुत ही फिक्रमंद है यहाँ के हालात को लेके, चाहे वो यहाँ की सड़कों के हालात हों, चाहे वो यहाँ के स्कूल्स के हालात हों, या चाहे यहाँ पर जो अटैक लगातार हो रहा है और उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है जो सेकुलर चोला पहन के जो है घूमते हैं, चाहे वो एनसीपी हो या चाहे वो और दीगर पार्टियाँ हों। तो मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव की जनता याद रखे कि एनसीपी का होम मिनिस्टर थे जब यहाँ पर ये चीज़ें हुई और उन्होंने कोई किसी की मदद नहीं की। और बाकी के भी जो आपके लूम के यहाँ के मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि भिवंडी और हमारे एक आमदार भिवंडी के हैं और मालेगांव भी लूम से एक दूसरे को जो है कनेक्ट करता है, तो वो मुद्दे हम लोग कोशिश करते हैं। पिछले वक्त में चीज़ें हुई हैं मालेगांव के अंदर, जिन लोगों ने मालेगांव पर गंदी नज़र रख के वो किया है, उन तमाम मुद्दों को लेके 11 तारीख को हम यहाँ पर अबू आसिम आज़मी साहब आ रहे हैं। डिटेल्स जो है वो आपको हम उसकी फॉरवर्ड कर देंगे। हबीब लॉन्स में शाम को 7 बजे का कार्यक्रम है, आपके थ्रू जो है हम लोग। अबू आसिम आज़मी साहब कई महीनों सालों से मालेगांव आए नहीं, समाजवादी पार्टी भी अब इतनी मुतारिक नहीं है, तो क्या ये सानिया समझा जाए क्या? नहीं, बिल्कुल एक नई शुरुआत है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि अकेला जब आदमी चलता है तो कारवां। अभी हमने ये तय किया है कि जो भी इस तरह के इलाके हैं जिन पे लगातार अटैक बढ़ रहा है, पिछले साल का आपको वाक़या पता होगा, अगर वो बम्बई में यहाँ मालेगांव ना आके आप ये देखिए कि वो वहाँ के मुद्दे किसने उठाए। आपने देखा होगा ना, होम मिनिस्टर को मेरे सामने की ये बात है, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में कहा था कि सरकार को चलाने में 2 विधायक मेरे भी हैं, कोई गलतफहमी मत पालो अगर तुमने इसी तरह से हमारे लोगों को, हमारे लोगों से मतलब ये है कि जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, आज अगर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और कल अगर मुसलमान जुल्म करेंगे तो हम उनके भी खिलाफ खड़े होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी है।
ये जो दोगलापन लोग दिखाते हैं कि सिर्फ मुस्लिम राजनीति करते हैं, देखिए घर के अंदर अगर 2 बच्चों को जहनी तौर पे कोई परेशानी है तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आज मुसलमानों के हालात शैक्षणिक तौर पे दलितों से बदतर है, ठीक है, सरकारी नौकरियां उनको मिलती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ पे जो पोस्ट सर्चर कमेटी रिसर्च हुई थी महाराष्ट्र में, हमारे महमूद रहमान साहब ने की थी वो स्टडी, मालेगांव में भी उसका वो हुआ था, अमिताभ कंडू साहब ने की थी, सारे डेटा हमारे सामने हैं। और हमें उस तरह की, हमने समाजवादियों का एक ही नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर मुसलमान 20% है तो आपको 20% जो है संसाधनों में, 20% पॉलिसीज में, 20% बजट में उनके लिए प्रोविजन बनना चाहिए। एक वक्त ऐसा था कि मालेगांव में समाजवादी का काफ़ी बड़ा दबदबा था, यहाँ तक कि ऐसा लगा था कि शायद मालेगांव से एक आमदार जो है वो समाजवादी से चुना जा सकता है, जब यूनुस ईसा साहब उस वक्त सदर हुआ करते थे। अब क्या वजह है कि सिर्फ चंद चेहरों में आकर के इतनी बड़ी पार्टी सिमट गई है? जैसा कि आपने बताया 2001 के फसादात में बड़ा अहम रोल था, चेक्स बांटे गए, काफ़ी मदद की गई, फिर क्या हुआ कि चंद ही चेहरों में आकर के समाजवादी पार्टी सिमट गई? मैं इस बात से बिल्कुल भागना नहीं चाहता हूँ, हमसे बिल्कुल कुछ गलतियाँ हुई होंगी, हमने उन गलतियों से सब क्या जो है इरादा किया है। और आप इस बात को पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी राजनीति में वही आदमी बड़ा होता है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है और अपनी गलतियों को पब्लिकली भी मानने के लिए तैयार होता है। हमसे बिल्कुल गलती होंगी, हम इस बात का रिव्यू कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक प्रभारी जो है गुड्डू काकर साहब को बनाया, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी साहब जो है अब यहाँ पर लगातार वक्त देंगे, मैं भी वक्त पे वक्त आता रहूँगा। जो हमसे गलतियाँ हम उसको सही करेंगे, पुराने लोगों से मिलेंगे और पुराने लोगों से सबसे मैं अगर जो यहाँ पर है ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि कोई किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। हम नेता अपना चुन लें और हमारा नेता से ज़्यादा साफ और नेक आदमी आपको राजनीति में मुश्किल से मिलेगा। वैसे तो अपने नेता की सब तारीफ़ करते हो सकता है और पार्टी में भी उनकी तरह कुछ लोग हों, लेकिन हमने ज़रूर उनको करीब से देखा है। तो मैं बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान का कहीं से आप लोग कभी ट्राई करके देख लीजिए, आप उनके नंबर पे कॉल कीजिए, आपका कॉल उठेगा, आपका कॉल उठ के आपकी समस्या को लिखा जाएगा, फिर वो समस्या उनको बताई जाएगी। फॉलोअप का बहुत अमेजिंग उनका मेथड है। तो जो हमसे गलतियाँ हुई हैं हम उसको बिल्कुल उस पर काम करेंगे और कोई ना कोई गलतियाँ ज़रूर हुई थी जो हम यहाँ तक पहुँच गए। और हम अब पार्टी अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। अब ये मुसलमान जो नौजवान हैं जिन्होंने CNRC के अंदर पूरे देश के अंदर उन लोगों को आंखों में आँख डाल के आवाज़ दी जिनको खुदा होने का गुमान था, जिनको लगता था कि अब तो इस देश के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, इस अब उन लोगों को साथ में लेके उनके हाथ में हाथ पकड़ के समाजवादी पार्टी कोई सदर वगैरह का ऐलान होगा? हाँ बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम लोग ये जो हमारी मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम एक रिव्यू करेंगे, सब लोगों से मशवरा करेंगे। हो सकता है आप में से भी किसी पे कॉल पहुंच जाए, क्योंकि आप लोग जो है वो जिम्मेदार शख्सियात हैं और अगर हमें रिव्यू लेना हो आप में से किसी पे कॉल करके भी हम पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर एक रिसर्च के मेथड से जो है आने वाले दिनों में काम करेंगे। सारे डिस्प्यूट्स जो है वो हल हो जाएंगे और आने वाले दिनों में नया जोश के साथ समाजवादी पार्टी परफॉर्म नहीं, डिस्प्यूट्स क्या हैं? आपसी जो भी आपके होंगे, जिस तरीके से चंद चेहरों में सिमट गया, कुछ तो होगा ना? नहीं, परेशानियां हो सकती हैं, डिस्प्यूट नहीं है। हो सकता है हमारी कोई कमी हो या हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं की कोई कमी। बिल्कुल, देखिए राजनीति असल में मैं सच बताऊं तो राजनीति का जो पेश की जाती है आज हमारे देश के सामने, वो राजनीति का मतलब वो नहीं होता। राजनीति का मतलब होता है आपस में इख्तिलाफात हों, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए राजनीति के अंदर। अगर कोई आदमी को ये लगता है कि मैं 100% सही हूँ तो फिर तो उसने खुदाई का दावा कर दिया ना। तो बिल्कुल आदमी एक दूसरे से मिले बैठे, लेकिन मुझे ये अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को बहुत ईगो इश्यूज होते हैं। राजनीति गलत है। अगर आप बिल्कुल समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपना फ़ायदा भी सोचिए बिल्कुल, लेकिन आप अगर अपने फ़ायदे को समाज के फ़ायदे से ऊपर रख देंगे तो आप नेता नहीं हैं, आप फिर बिजनेसमैन हैं। ठीक है, आप अपने परिवार के बारे में बिल्कुल सोचिए, लेकिन अगर भगवान ने या अल्लाह ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जो भी हमारी जो थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं हम उनको एड्रेस करके और उनको सॉर्ट आउट करें। कॉर्पोरेशन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी। हाँ, 2 से 3 माह ही बचे हैं, तो कितनी जल्दी आप अध्यक्ष चुन लेंगे जो तैयारी वगैरह हो सके? क्योंकि ऐन वक्त में चुने तो देखिए, बगैर प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति के मैं आपको कोई एक डेट नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि नवंबर के महीने में प्रोग्राम है और नवंबर के अंत तक हमें आप मालेगांव की जनता को एक अध्यक्ष दे देंगे। 12 नवंबर की बात आप बोले कि एनसीपी के वजीर होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की, किस बुनियाद पे कहते हैं आप? नहीं, मैं खुद गया था,
आपको क्या हाँ, जब अबू आसिम आजमी साहब एक डेलीगेशन लेके गए थे, और वो आएंगे तो इस बारे में बाद में बोलेंगे भी, उनसे कहा गया कि 307 कैसे लग सकती है, क्योंकि उसकी कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होती हैं। ठीक है, 120 भी तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक धारा होती है 120 भी पूरा, क्योंकि आप अगर दिल्ली, मेरे खुद के दोस्त, आज मैं जब लौट के आ रहा था तो जेल से मेरे एक दोस्त का, मेरे बहुत सारे साथी, उमर खालिद हो, मीरान हैदर हो, सब लोग जेलों में हैं, सबको 120 लगी। 120 ऐसी धारा है कि मैं आप पे लगा दूं कि आपने जो है इसकी कॉन्स्पिरेसी रची और आप इसके सर्वे सर्वाए, वो प्रॉब्लमेटिक है। 307 कैसे लगा दिया आपने, कौन सी आपने इंजरीज दिखाई, कहाँ पे आपने इंजरीज, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एफआईआर थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मुझे उसके इशू, लेकिन हमें भी अपने जज्बातों पे काबू रखना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी ने कोई गलती की होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी तरफ से ऐसी हो जाती हैं जिससे लोगों को मौका मिल जाता है हमारे ही खिलाफ खड़े होने का। तो उस मुद्दे को मैं जब लास्ट टाइम आया था, मैं कोशिश भी कर रहा था कि अगर कुछ अच्छे लॉयर्स देना पड़े, हाई कोर्ट में कुछ लॉयर्स खड़े करना हो, क्योंकि हमारे पास एक टीम है, हम वो भी मदद करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। अगर आप ये बताइए, सरकार उनकी, सब जानते थे कि मुख्यमंत्री जरूर उद्धव ठाकरे साहब थे, लेकिन शरद पवार साहब के बगैर कुछ होता तो नहीं था। एनसीपी की तो लोग थे, फिर क्यों इतने दिनों से तक वो लोग जो है जेलों में रहे, और अभी भी कुछ लोग जो है जेलों में हैं। बहुत सारे लोगों की जमानत नहीं, कुछ लोगों की बेल नहीं हुई है, कुछ फरार भी हैं, कुछ लोगों की बेल नहीं हुई है, काफ़ी लोग फरार भी हैं। तो ये एक वन ऑफ द इशू है, और आइंदा से हमारे मालेगांव में इस तरह की चीज़ें ना, और दिन